नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं परवेज सागर, एडिटर क्राइम आज तक .in। बहुत बहुत स्वागत है परवेज भाई आपका। थैंक यू अनु। खबर बड़ी है, उत्तर प्रदेश से शुरू होती है लेकिन पूरे मुल्क में उसकी चर्चा है। मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से निधन हो गया परवेज भाई, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है और जो उनका खुद का इकबालिया बयान भी है कि मुझे जहर दिया जा रहा है। ये उन्होंने अपना बयान दिया, बाद में उनके भाई जो अफजाल अंसारी है वही बाहर आए, खाने में कुछ मुझे दिया जा रहा है। बाद में जांच हुई, लगातार इस तरीके की बातें, उनको स्टूल पास नहीं हो रहा था, फिर तमाम तरह की चीज़ें कि खाने में उनको कुछ धीमा जहर दिया जा रहा है। अब क्या है सत्य क्या है नहीं, फिलहाल तो खबर ये है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। लेकिन इन सब के बीच चूँकि तमाम सियासतदानों के मैं ट्वीट भी देख रहा था, वो भी एक अलग तरीके का इशारा कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जांच और जांच के बीच ये चर्चा और चर्चा के बीच ये अब चुनाव, क्या मुख्तार अंसारी फिर कोई मुद्दा भी बन सकते हैं क्या, जिस तरीके की चर्चा शुरू हो रही है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि चुनाव का मौसम है और ऐसे मौसम में एक मुख्तार अंसारी भले ही एक माफिया डॉन थे, लेकिन वो एक राजनेता भी थे और 5 बार विधायक रहे। और उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल में उनका जो असर था उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते कि कई सीटों को वो प्रभावित करते थे और वो सारी चीज़ें देखने में आती थी चुनाव के दौरान कि वो जेल में रह करके भी इतना रसूख और इतना वो रहा असर कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने चुनाव जीता। कैसे था ये रसूख, मतलब किस तरीके से? और तो अब तो लंबा समय जेल में भी रहा, तमाम मुकदमों में, लेकिन रसूख की जब बात आती है तो वो कैसा रसूख था कि जेल में बैठा बैठा एक इंसान चुनाव किसी को जितवा भी सकता था, हारवा भी सकता था, और हार जाए तो बदला लेने की भी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे था? देखिए, छात्र जीवन से राजनीति शुरू करने वाले मुख्तार अंसारी ने जो उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है, पहले थोड़ा सा वो भी आदमी को जानना चाहिए। जैसे हम लोगों को बार बार बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी अपने खानदान में अकेला एक ऐसा आदमी था जिसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। नहीं तो उनका जो परिवार था, उनके जो दादा थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1929 में। उसके बाद जो उनके नाना थे वो ब्रिगेडियर उस्मान थे और उनके चाचा जो हैं वो हामिद अंसारी साहब जो है उपराष्ट्रपति रहे। तो एक ऐसा वेल नॉन, हाँ, और जो उनका बेटा अब्बास है वो नेशनल शूटर है, चैंपियन है भारत के लिए, कई बार उसने गोल्ड जीता, कई बार सिल्वर जीता। दुनिया के जो 10 शूटर हैं, टॉप शूटर्स हैं, उनमें से एक अब्बास अंसारी का नाम है। तो ऐसे में इतना अच्छा बैकग्राउंड, इतना अच्छा परिवार था, उसके बावजूद पता नहीं छात्र राजनीति में कदम रखने के बाद मुख्तार अंसारी को कैसे ये चस्का लग गया कि दबंगई की जाए। दबंगई का अपना एक मज़ा होता है और वो जो दबंगई का मज़ा लेने के चक्कर में वो आदमी जो है जुर्म की दुनिया में कहाँ से शुरुआत डॉन बन गया। देखिए, साल 1988 में जो है माना जाता है कि उनके खिलाफ चीज़ें सामने आई थी, आपराधिक मामले दर्ज होना शुरू हो गए थे और ये सारी जो खींचतान शुरू हुई, बेसिकली ये सब थी रेलवे की ठेकेदारी को लेकर के। आपको पता होगा पूर्वांचल में जब विकास शुरू हुआ, विकास की पटरी पर जब गाड़ी चलनी शुरू हुई, सरकार ने तरह तरह की योजनाएं 80 के दशक में पूर्वांचल के विकास के लिए शुरू की थी। तो उसमें रेल का जो काम था, यानी रेल की पटरियां बिछाना, नए स्टेशनों की स्थापना करना, कनेक्टिविटी, बेसिकली सरकार का मकसद था कि कनेक्टिविटी हो। पूर्वांचल जो पिछड़ा समझा जाता था उसको मुख्य धारा में लाने के लिए एक कोशिश थी सरकार की कि विकास किया जाए। तो वो जो विकास की बयार चली, वो जो उस समय रेलवे के टेंडर्स होना शुरू हुए, जो काम शुरू हुए, तो उसमें पूर्वांचल के जो बाहुबली थे, जो बड़े नेता, दबंग नेता थे, जो और लोग थे, ठेकेदार थे, वो सब उसमें बोली लगाने के लिए कूद पड़े। उसी दौर में मुख्तार अंसारी छात्र राजनीति में कदम रख चुका था, उससे आया था, बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, खूब पैसा भी था, रसूख भी था। और तब तो टेंडर लेने का मतलब था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी थी। तो वही इसमें मुख्तार ने पैतरा अपनाया और वही रेलवे की जो ठेकेदारी थी, वो जो दबंगई थी, वही इस बात की वजह बन गई कि मुख्तार जो है ठेकेदार से कब अपराधी बन गया ये उसे खुद भी पता नहीं चला। क्योंकि जब आप एक काम में घुस जाते हैं, उसके बाद आप कुछ चीज़ें गलत कर रहे हैं तो आपको एहसास ही नहीं होता, क्योंकि तब आपका रसूख बढ़ रहा होता है, आपको पैसा मिल रहा है, आपके नाम का सिक्का चल रहा है, लोग आपसे डरने लगते हैं आपकी बातें सुन के। तो वैसा ही कुछ मुख्तार अंसारी के साथ हुआ कि एक तो बड़ा फैमिली बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग फैमिली ग्राउंड जो था, और जो इनका घर था वो बेसिकली लोगों के लिए ऐसा था जैसे कोई इंसाफ का घर हो, कि लोगों के झगड़े। रॉबिन हुड वाली छवि भी बिल्कुल कहाँ से बनती है ये?
देखिए, मुख्तार अंसारी के बारे में ये कहा जाता है, जितनी चीज़ें हमने कवरेज करते समय या इसको जितना कवर किया मैंने मुख्तार अंसारी को, उस दौरान कई ऐसे किस्से सामने आते थे कि मुख्तार अंसारी के यहाँ अगर कोई इलाके का यानी क्षेत्र का आदमी, जो इनके विधानसभा क्षेत्र का या इनके जिले का आदमी, अगर कोई बेटी की शादी का कार्ड लेके जाया करता था घर पे, तो वहाँ जब जाता था तो वहाँ पर वो जो बेटी, अगर बेटी की शादी है उसका कार्ड है, तो मुख्तार अंसारी कार्ड लेने के वक्त ये देखते थे, इस बेटी की शादी है, बोले बेटी की शादी है तो कितना खर्चा कर रहे हो, खाना वाना कितने लोगों का है, क्या है, तो वो ऐसे पूछता था। और उसके बाद वहाँ पर वो खाने का इंतजाम या शादी का इंतजाम जैसा भी उस समय उनका मूड होता था वो कर दिया करते थे। और अमूमन वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियों की शादी पूर्वांचल में अपने क्षेत्र में उन्होंने करवाई हैं कि वो शादी, अगर लड़की की शादी कार्ड लेके आप पहुंच गए तो मुख्तार अंसारी उसमें कंट्रीब्यूट करता ही करता था। कई कई शादियां तो ऐसी थी जो पूरी शादियां ही मुख्तार अंसारी ने करवा दी। ये कल्चर कई बाहुबलियों के साथ देखा जाता है, तो ये रॉबिन हुड की छवि क्या बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, या ये खुद से ही नहीं, बिल्कुल जिस तरह नहीं मुझे कई बाहुबलियों का कई बाहुबली ऐसे हैं जो वाकई भले ही वो अपराधी रहे हैं या उनका अपराध की दुनिया में उनका बड़ा नाम रहा, लेकिन अपने इलाकों में जो उनके अतीक अहमद भी इसमें से, हाँ बिल्कुल, जो उनके अपने गृह जनपद थे या अपने जो घरेलू क्षेत्र थे, या अगर वो बाद में चुनाव लड़े वहाँ जो उनके विधानसभा क्षेत्र थे, तो अक्सर वो वहाँ के लोगों की इस तरह की मदद किया करते थे। मसलन कि कई लोग जैसे बीमार हैं, गंभीर बीमार हैं, इलाज का पैसा नहीं है, तब आयुष्मान कार्ड भी नहीं था, लोगों को इतनी सुविधा नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे में जो है ये बाहुबली काम आते थे कि पास गए साहब इलाज कराना है, कौन सा हॉस्पिटल में कराना है, तो इलाके का जो सबसे बड़ा अस्पताल होता था वहाँ पे पूरा निःशुल्क इलाज मुख्तार अंसारी के द्वारा। मुख्तार अंसारी परवेश भाई राजनीति में आने के बाद बड़ा क्रिमिनल माना जाए या राजनीति में आने से पहले? नहीं, मुझे लगता है देखिए, राजनीति में आने से पहले वो एक छवि जो थी उसकी अपराधी की बन रही थी, उस छवि को ही बेहतर बनाने के लिए और ताकत हासिल करने के लिए, देखिए ये जो राजनीति और अपराध का जो गठजोड़ है, ये हमेशा से हमारे समाज में बहुत ही क्या कहते हैं कि मजबूत माना जाता है, बहुत ही घातक माना जाता है। इतना घातक है कई बार जो इस चीज़ को अपना रहा है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, या और दूसरे ब्रजेश सिंह, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी जो आप जेलों में बंद हैं, जितने भी इस तरह के सफ़ेद पोश गैंगस्टर हैं, तो वो सभी वो कहीं ना कहीं उनके लिए घातक बन जाता है। क्योंकि जब आपके पास ताकत आ जाती है, बेपनाह ताकत, कि पहले तो आप अपराधी थे, आपके पास पहले ही ताकत थी, जुर्म की ताकत थी, आप बुरा करने से डरते नहीं थे, आप कर देते थे, मारना मार दिया, कब्जा करना कब्जा कर लिया। लेकिन जब आप सफ़ेद चोला पहन लेते हैं, यानी कि आप राजनीति के सियासी मैदान में उतर जाते हैं और उसके बाद आप जीत भी जाते हैं, आप विधायक बन के सदन में पहुंच जाते हैं या सांसद बन के अतीक की तरह जो संसद में जाके बैठ जाते हैं, तो उसके बाद आपकी जो ताकत है वो असीमित हो जाती है, मतलब बेपनाह बढ़ जाती है कि आपके फिर सिस्टम भी अब आपके हाथ में और सिस्टम आपके हाथ में होता है। तो इसीलिए आपने जो सवाल किया कि राजनीति से पहले या राजनीति के बाद, तो मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि राजनीति में आने के बाद मुख्तार का कद और बढ़ा। और फिर आप देखिए कि 5 बार विधायक बन जाना कोई मामूली बात नहीं। कुछ तो ऐसा रहा होगा कि मुख्तार ने अपने क्षेत्र में ऐसा काम किया, उनका लड़का, बिल्कुल मुख्तार का लड़का बेटा जो है वो जो है अभी विधायक है। तो ऐसे में जो राजनीति में आने के बाद जो है वो रसूख बिल्कुल जाहिर तौर पर वो बढ़ा है, डबल हुआ है। और जहाँ तक रही बात ये जो रॉबिन हुड वाली बात है, ये वाकई बिल्कुल सही है कि मुख्तार के इलाके में जो उनका गृह जनपद है या उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, मऊ हो या गाजीपुर हो, आप कहीं भी जाके देखेंगे तो वहाँ पर तमाम ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी भरपूर मदद इन लोगों ने की है और जिनके लिए मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं, एक मसीहा है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, क्या वहीं से उल्टी गिनती शुरू होती है मुख्तार अंसारी की? बिल्कुल, देखिए, जब मैंने कहा कि ताकत और रसूख दोनों मतलब मिल गए इनके, और जब साल 2005 की बात है, वो मैं एक किस्सा वो थोड़ा अपने दर्शकों के लिए भी बता दूं फिर से एक बार। साल 2005 था वो, जब चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव था, वो मुख्तार हार गए थे और मुख्तार की जगह, बिल्कुल मुख्तार चुनाव हार गए थे और मुख्तार की जगह कृष्णानंद राय, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीत गए थे। और चुनाव जीतने से जो मुख्तार का खेमा था, जो मुख्तार वाला गैंग था, ये पूरा, ये सब बड़े परेशान थे। ये बहुत मतलब इन्हें वो हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी बेसिकली, और इसीलिए इन्होंने कृष्णानंद राय से दुश्मनी मान ली थी कि भाई इसको वो करना। तो कई प्रयास इन्होंने किए, और उसी दौर में जो LMG कांड था, एक LMG केस था जो आपने सुना भी होगा, कि उस समय सोचिए कि हम जिस साल की बात कर रहे हैं, उस समय 1 करोड़ रुपए आज भी बहुत वैल्यू रखते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू, लेकिन तो तब उस समय भी उसकी वैल्यू आप समझिए कि 4-5 गुना होगी। बिल्कुल। तो वो LMG खरीदने के चक्कर में इन्होंने 1 करोड़ रुपए की डील कर डाली थी। वो LMG सेना की थी, चुराई गई सेना से, और उस मामले का पर्दाफाश हो गया था।
वो एलएमजी महज मुख्तार सिर्फ इसलिए खरीदना चाहता था कि उसे कृष्णानंद राय का मर्डर करना था, उससे निपटाना था। और उसके लिए मुश्किल ये थी कि कृष्णानंद राय को मालूम था ये बातें, तो इसीलिए वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे। तो उस पर जो AK-47 है या दूसरी जो और हथियार थे, राइफल्स थी, बंदूकें थी, वो बेअसर थी। तो एलएमजी एक ऐसा हथियार था जो बुलेट प्रूफ गाड़ी को चीर करके उसकी गोली टारगेट कर तो सकती ये थी। इस लेवल की सनक क्यों थी मुख्तार के अंदर? हाँ, ये आपने सही कहा कि सनक ही कहेंगे इसको, कि चुनाव का उन्होंने क्या है? चुनाव तो अगर की- राजनीति में है तो हार जीत रहती है। ये हारे अगला जीत जाएंगे, और नहीं, जीता नहीं, भी बाद में बिल्कुल वो। बिल्कुल बिल्कुल वो जीता भी, लेकिन ये मानिए कि जो एक ईगो बना लेना, मतलब कि उसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेना था। वो जो हार थी चुनाव की, कृष्णानंद राय से हार जो थी, वो मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी पता नहीं शायद उस समय सोया भी नहीं होगा कई रातों तक, कि वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह से कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाना है। और वैसा फिर उसने किया भी। आपको मालूम है, जब वो हत्याकांड अंजाम दिया गया, जिस तरीके से अंजाम दिया गया, आज तक मुझे नहीं लगता कि भारत की जो अपराध की दुनिया में किसी तरह से, 400-500 आप गोलियां सोचिए कि 500 राउंड गोलियां चली थी AK-47 से, पूरे फिल्मी अंदाज में चारों तरफ से घेर करके मुख्तार के लोगों ने, मुन्ना बजरंगी उसमें शामिल था, मुन्ना बजरंगी बेसिकली लीड कर रहा था उस टीम को, और उन्होंने उस हत्याकांड को अंजाम दिया था। चारों तरफ से घेर के गोलियां चलाई थी। बसनिया चट्टी एक इलाका है, वहाँ पर ये हत्याकांड जो है अंजाम दिया गया था। और उस हत्याकांड में केवल जो टारगेट थे कृष्णानंद राय, वही नहीं मरे थे, बल्कि 8 लोग मारे गए थे, जिसमें कि उनके जो सरकारी गनर थे, क्योंकि कृष्णानंद राय बीजेपी विधायक थे, तो विधायक को एक सुरक्षा कर्मी मिलता है उत्तर प्रदेश में, तो उनके साथ भी था, वो भी मारा गया था। और प्लस 7 लोग, मतलब 6 लोग और मारे गए थे, तो टोटल 8 लोग उस हमले में मारे गए थे। तो इस हत्याकांड के बाद जो मुख्तार अंसारी का डर था, खौफ था, वो बेहद तरीके से, बहुत तेजी से बढ़ गया था। और यही वो दौर था साल 2005 में, इस हत्याकांड के बाद ही मुख्तार अंसारी को जेल से शिफ्ट करके फतेहगढ़ जेल में भेज दिया गया था। और फतेहगढ़ जेल में भी एक फिर किस्सा हुआ था, वो भी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, जो बेहद मशहूर है। कि फतेहगढ़ जेल में, क्योंकि उस समय मुख्तार अंसारी का टेरर इतना ज़्यादा हो गया था कि एक सिटिंग एमएलए को, विपक्षी पार्टी के सिटिंग एमएलए को इस तरह से मार डालना, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलता था, जिसके साथ सुरक्षा कर्मी भी थे, सब कुछ था, और उसे बेखौफ तरीके से इस तरह दिन दहाड़े पूरा दिन की रोशनी में जिस तरह से मारा गया था, तो इतना भयंकर जो खौफ और आतंक था अतीक का, वो बेहद बढ़ गया था कि जब फतेहगढ़ जेल में मुख्तार अंसारी की एंट्री हुई, तो ये समझ लीजिए कि किसी की हिम्मत नहीं थी उस जेल के अंदर कि वो मुख्तार अंसारी किसी फैसले को नकार दे। और ये कहा जाता है कि वही वो दौर था कि जब मुख्तार अंसारी ने जेल में बैठ करके पूरे यूपी में जो चाहा वो किया, जो करना चाहा वो करता था। इसी से जुड़ा किस्सा है कि मुख्तार अंसारी को मछली खाने का बड़ा शौक था, तो वो फतेहगढ़ जेल ही थी जब ये मछलियां रोज, जैसे फ्रेश मछली चाहिए होती थी कि यार फ्रेश मछली बना खाई जाए, अब मछली का रोज बाहर से आती थी, तो रखी हुई आ रही है कहीं से आती थी, ये नाराज हो जाता था लोगों से कि यार क्या मछली, जेलर को डांट देता था, गाली गलौज करता जेलर के साथ में, क्योंकि जेल के सारे अधिकारी सब लोग डरते थे, चरण होते सबके सब पहुंच होते थे जाकर के। तो इसने क्या किया, जेल के अंदर तालाब खुदवा दिया। और ये घटना जब बाहर आई तब इस पर बड़ा बवाल भी हुआ कि यार एक कैदी के कहने से, एक मुजरिम के कहने से जो है वहां, लेकिन ऐसा हुआ, ये रसूख इतना मुख्तार बड़ा तालाब के डर और से था, या मुख्तार बिल्कुल। की जो सत्ता के साथ अभी जो अटखेलियां रही, चाहे वो बीएसपी के साथ हो चाहे सपा के साथ हो, ये उसका भी असर? नहीं, बिल्कुल सत्ता का तो कहीं ना कहीं, मैंने कहा कि सफेद पोश होने के बाद मुख्तार की ताकत बढ़ गई थी, लेकिन ये जो हत्याकांड था, इस हत्याकांड ने डर तो पैदा कर ही दिया था। हर आदमी को अपनी जान प्यारी होती है, चाहे वो राजनेता हो। आज जब मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके ऊपर कितने मामलों में वो दोषी था, कितने मुकदमे उस पर चल रहे थे जो क्रिमिनल? देखिए, मुकदमों की जहाँ तक बात है, अभी तक 70 मुकदमे पहले दौर में बताए जाते थे, फिर 65 हो गए, क्योंकि दिक्कत क्या थी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन उनमें गवाह नहीं मिलते थे, तो वो मुकदमे सारे के सारे खारिज हो जाते थे अदालत से। तो इस तरह से वो जो 70 से कहानी गिनती शुरू, 70 से जो गिनती शुरू हुई थी, वो 45 पे आ गई थी। और अभी पिछले 2 सालों के अंदर अंदर मुख्तार अंसारी को 8 मामलों में सजा सुनाई गई, 8 मामलों में उसको सजा मिली। और इसके अलावा बहुत सारे मामले अभी भी उसके खिलाफ चल रहे थे, और अभी भी ये दौर था कि अभी भी कुछ मामले इस सरकार में भी दर्ज होते रहे। परवेज भाई, एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि अतीक अहमद से जब तुलना की जा रही, तो मुख्तार अंसारी को ज़्यादा शातिर, ज़्यादा चतुर क्रिमिनल के तौर पर उसकी पहचान बताई जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक मैंने बताया आपको कि कोई भी अपराधी हो या राजनेता हो, उसका बैकग्राउंड का बड़ा असर पड़ता है। पारिवारिक जो उसका बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड, वो बहुत मैटर करता है। देखो, मुख्तार अंसारी एक बहुत रेप्यूटेड एक फैमिली, एक बड़े खानदान का बेटा था,
जबकि अतीक अंसारी एक तांगे वाले का बेटा था, एक मामूली गरीब परिवार का बच्चा जिसने अपनी ज़िंदगी में स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिससे खाने के भी लाले पड़ते थे। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो जो टीनेजर एज में ही वो काम करने लगा था, अपने पिता के साथ तांगा भी चलाता था, उसने मजदूरी भी की, तमाम तरह की चीज़ें अतीक ने संघर्ष किए। हर तरीके की शान और शौकत। लेकिन जो मुख्तार अंसारी है, मुख्तार अंसारी का बैकग्राउंड बिल्कुल अतीक के विपरीत है कि मुख्तार अंसारी पढ़ा लिखा था। मुख्तार अंसारी एक वेल एजुकेटेड फैमिली से था, एक रसूखदार खानदान का लड़का था। उसे किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता था कि अगर सोचना है कि ये खरीदना तो खरीद लिया, उसके लिए ज़रूरत नहीं थी। अतीक के साथ ऐसा नहीं था। अतीक ने बहुत संघर्ष किया जीवन में। उसके पिता तांगा चला करके उनको पाल पोस करके, इतने सारे उनका परिवार था, उन सबको पाला पोसा। लेकिन यहाँ पे इसीलिए ये कहा था कि अतीक से कई ज़्यादा शार्प माइंडेड, वो उसके पीछे शिक्षा भी एक बड़ा कारण हो सकती है कि मुख्तार का जो पूरा परिवार है वो बहुत हाईली एजुकेटेड फैमिली है, जबकि अतीक के साथ ऐसा नहीं था। बिल्कुल, लेकिन चूंकि इंसान चला जाता है, कहानियाँ किससे हाँ, रह किससे जाती रह जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और हम जैसे पहले भी अतीक के बारे में हम बहुत सारी बातें किया करते थे, तो अब शायद मुख्तार अंसारी से जुड़ी भी बहुत सारी किस्से और कहानियां हैं जिन पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और बहुत दिलचस्प हैं ये किस्से कहानियाँ। ये बात ठीक है कि क्राइम की दुनिया का एक बेताज बादशाह के तौर पर मीडिया सालों तक मुख्तार अंसारी के बारे में लिखती रही, लेकिन बाद के दौर में मुख्तार अंसारी का जो ढलान शुरू हुआ था वो उल्टी गिनती एक तरीके से शुरू हो गई थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है। हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, उसके बाद तस्वीर और ज़्यादा साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई, विस्तार से इस पूरी चर्चा के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।